सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कार्य का मात्रक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करें कार्य की मात्रक की, जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन, इनमें से इसका मात्रक क्या है। राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा जूल के साथ। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है, जिसको कि हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है दूरी, समय, प्रकाश या फिर धारा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आपसे पूछा गया है। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष, इसको लाइट ईयर भी कहते हैं। ये आपका दूरी का मात्रक है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। दोस्तों जड़त्व का माप इनमें से क्या है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार। सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इनमें से द्रव्यमान जो है ये आपका जड़त्व की माप होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। नहीं है पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको बताना है इनमें से क्या समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है, ये आपका समय का मात्रक नहीं है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पारसेक इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पारसेक की बात करें तो ये किसकी इकाई है। दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या फिर चुंबकीय बल की। तो दोस्तों आपको बता दें पारसेक जो है ये आपकी दूरी की इकाई है। पारसेक का उपयोग दोस्तों खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का ये मात्रक होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ज्योति तीव्रता की बात करें तो दोस्तों इसका मात्रक कैंडेला होता है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्यूसेक की बात करें तो इसके द्वारा हम लोग जल के बहाव को मापते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल किसको किस में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके नाम से ही आप लोग जान पा रहे होंगे, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायनेमो की बात करें तो दोस्तों ये आपका विद्युत जनरेटर होता है और इसमें ऊर्जा परिवर्तन जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। वायुमंडलीय दबाव को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा या फिर हाइग्रोमीटर के द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को हम लोग बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। बात करें लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की तो इसकी खोज की गई थी आर्किमिडीज के द्वारा। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम आप सभी ने सुने होंगे। इसका आविष्कार किसने किया था। एडिसन ने, न्यूटन ने, फैराडे ने या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। बी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, एक जूल बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक जूल ये किसके बराबर होता है। 10⁻³ अर्घ, 10⁻5 अर्घ, 10⁻7 अर्घ या फिर 10⁻11 अर्घ।
इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। 1 जूल की बात करें तो दोस्तों ये बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 पिकोग्राम होता है। 1 पिकोग्राम दोस्तों किसके बराबर होता है? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों 1 पिकोग्राम आपका 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन दोस्तों ये कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की घात -4 मीटर, 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात 4 मीटर या फिर 10 की घात 6 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर के होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं? तो दोस्तों आपको बता रहा है इन किरण युग्मों में से किसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। एक्सरे किरणें और गामा किरणें जो हैं इनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती हैं। डी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विशिष्ट ऊष्मा का मान इनमें से किसमें होता है? सीसा, जल, कांच या फिर तांबा? राइट आंसर दोस्तों जाएगा जल के साथ। जल में आपका विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो दोस्तों वो विधि कौन सी है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क जो होता है इसकी दीवारों पर कलई की जाती है? इस विधि को कहा जाता है दोस्तों विकिरण। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना है तापमान की एसआई यूनिट में इकाई क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस? राइट आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पर केल्विन के साथ। एसआई पद्धति में तापमान की इकाई जो होती है ये केल्विन होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। तो दोस्तों क्यों होता है आपसे पूछा जा रहा है। जब हम लोग भाप से जलते हैं तो वो अधिक कष्टदायक होता है, जबकि हम लोग उबलते जल से जब जलते हैं तो वो भाप की तुलना में कम कष्टदायक होता है। ये क्यों होता है ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। भाप में गुप्त ताप होता है, इसी का कारण भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? दोस्तों ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? ईथर, बेंजीन, पारा या फिर पानी? राइट आंसर सी के साथ जाएगा। पारा जो है ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? दोस्तों प्रकाश जो होता है लाइट, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन, फोटॉन, परमाणु या फिर न्यूट्रॉन? राइट आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पर बी के साथ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कि हम लोग फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों प्रकाश तरंग की बात करें तो इनकी प्रकृति क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, उपरोक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा बी के साथ। प्रकाश तरंग जो है ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह। तो दोस्तों अपारदर्शी वस्तु जो होती है उसका रंग किसके कारण होता है? जिसे वह परावर्तित करता है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग की बात करें तो दोस्तों लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग होते हैं। पीला इनमें से आपका प्राथमिक रंग नहीं है। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो दोस्तों आपको बता दें जो श्वेत प्रकाश है जब ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इनमें से बैंगनी रंग जो है ये सबसे अधिक विचलित होता है। डी आंसर राइट होगा। और अगर बात करें सबसे कम कौन सा होता है तो लाल रंग जो है ये सबसे कम विचलित होता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन दिया हुआ है रैखिक संवेग का संरक्षण, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों रॉकेट की जो कार्य प्रणाली होती है ये रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो दोस्तों बर्फ पर स्केटिंग करना ये क्या प्रदर्शित करता है कि जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक होता है ये घट जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों इकाई से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आता है। अगर बात करें एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई की तो डायोप्टर इसकी इकाई होती है। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन दिया हुआ है भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है या फिर भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित होती है। दोस्तों आपको बता दें जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है लेकिन मात्रा जो है ये अपरिवर्तित रहती है, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति। दोस्तों बात करें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की तो इनकी आवृत्ति जो होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान दोस्तों क्या है? जलवायु से संबंधित है, धातु से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है या फिर ध्वनि से संबंधित है? तो दोस्तों एकॉस्टिक विज्ञान जो है ये आपका ध्वनि से संबंधित है। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तारत्व यानी कि पिच। ध्वनि की जो पिच होती है ये किस पर निर्भर करती है? वेग, आयाम, आवृत्ति या फिर तीव्रता पर? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा आवृत्ति। ध्वनि की जो पिच होती है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग। दोस्तों ध्वनि के वेग के बारे में निम्नलिखित कथन में से क्या सही है? ठोस में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है या फिर गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है? राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ध्वनि का जो वेग होता है ये ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में। तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो है ये भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा डी के साथ। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव दोस्तों किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से, ध्वनि से या फिर जनसंख्या से? राइट आंसर दोस्तों सी के साथ जाएगा। डॉपलर प्रभाव जो है ये आपका ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो दोस्तों ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव या फिर डॉपलर प्रभाव? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी के साथ जाएगा। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। दोस्तों समस्वरण स्टेशन उदाहरण रेडियो का क्या है इनमें से? राइट आंसर डी के साथ जाएगा दोस्तों अनुनाद। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़। तो दोस्तों आपने देखा होगा स्त्रियों की आवाज़ जो होती है पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों स्त्रियों की आवाज़ जो होती है इनकी आवृत्ति अधिक होती है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो दोस्तों कोई ध्वनि मोटी या पतली ये किस कारण होती है? तारत्व, गुणता, तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर दोस्तों ए के साथ जाएगा। तारत्व यानी पिच के कारण कोई भी ध्वनि मोटी या पतली होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? तो दोस्तों रेडियो आपने देखा होगा उसकी घुंडी घुमाकर हम विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुन पाते हैं। किस कारण सुन पाते हैं? क्योंकि दोस्तों अनुनाद के कारण। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो
तो दोस्तों सोनार एक उक्ति है जिसका प्रयोग समुद्र तल की गहराई को मापने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग जो है ये नौ संचालनों के द्वारा होता है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा इनमें से कौन उत्पादित नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों ध्रुवण। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। कौन सा अर्धचालक नहीं है दोस्तों इनमें से। क्वार्ट्ज, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। राइट आंसर दोस्तों ए के साथ जाएगा। क्वार्ट्ज जो है ये आपका अर्धचालक नहीं है। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। दोस्तों आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सुना होगा, ये कौन सी दिशा बताते हैं आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। चुंबकीय सुई जो होती है दोस्तों ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब ताप बढ़ाया जाता है तो जो चालक पदार्थ होते हैं इनका विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता इस पर क्या प्रभाव होगा। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घट जाएगी। अगला प्रश्न है वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों धातु को अचुंबकीय बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो दोस्तों तांबे का प्रयोग हम लोग विद्युत चालन के लिए करते हैं। क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की यूनिट पूछी गई है दोस्तों कैंडेला, एम्पियर, केल्विन या फिर मोल। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है एम्पियर इसकी यूनिट होती है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदलते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। दोस्तों मुक्त रूप से चुंबकीय सुई जो लटकती है वो भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। 18 डिग्री का। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अर्थिंग सुना होगा आपने, विद्युत उपकरण में की जाती है। इसका क्या उपयोग होता है, ये क्यों की जाती है। सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में, खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। तो दोस्तों ये क्यों प्रयोग की जाती है। राइट आंसर जाएगा सुरक्षा के लिए। अर्थिंग का प्रयोग हम लोग सुरक्षा के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों। असीमित होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। तो दोस्तों कार की बैटरी में कौन सा अपघट्य प्रयोग करते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल का, आसु जल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का। सही उत्तर दोस्तों डी के साथ जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कार की बैटरी में करते हैं अपघट्य के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ती है इसको दोस्तों गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो दोस्तों जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनकी चालकता असीमित होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेज़र का प्रारूप है। लेज़र का प्रारूप या फिर फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा गया है। सही उत्तर दोस्तों डी के साथ जाएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक दोस्तों किस तत्व के सबसे अधिक होते हैं। हाइड्रोजन, पोलोनियम, यूरेनियम या फिर रेडियम। राइट आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पर पोलोनियम के साथ। पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो ये प्रक्रिया जो है इसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है लेज़र बीम का उपयोग
होता है। लेज़र बीम का उपयोग दोस्तों कहाँ पर होता है? आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में, कैंसर की चिकित्सा में या फिर हृदय की चिकित्सा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं आँख की चिकित्सा में। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम पर जो आधारित रिएक्टर था ये किस पर बनाया था? नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर, नाभिकीय संलयन पर या फिर उपरोक्त सभी पर। सही उत्तर सी के साथ जाएगा दोस्तों, इसको बनाया गया था नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर दोस्तों डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी को, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा किरणें, इन सभी को रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों किसके द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? सही उत्तर डी के साथ जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह कौन सी धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट, चांदी, तांबा या फिर जर्मेनियम। राइट आंसर दोस्तों जर्मेनियम के साथ जाएगा, डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को। दोस्तों डायोड के बारे में पूछा गया है। यह धारा को क्या करता है? दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देता है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी के साथ जाएगा दोस्तों, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो दोस्तों अतिचालकता जो होती है ये सामान्य तापमान पर अधिक आर्थिक महत्व हो सकती है जिससे कि लाखों रुपए की बचत हो सकती है। ए आंसर दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए हम लोग प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग करते हैं। ए आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम लोग किसकी उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं? शिशुओं, चट्टानों, ग्रहों या फिर जीवाश्मों। राइट आंसर दोस्तों जीवाश्मों के साथ जाएगा। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा की बात करें तो ये आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, परमाणु रिएक्टर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, परमाणु रिएक्टर इनमें से क्या है? सही उत्तर बी के साथ जाएगा, ये आपका एक आणविक भट्टी है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारी जल का प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। क्यों करते हैं? परिरक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, मंदक के रूप में या फिर शीतलक के रूप में। राइट आंसर दोस्तों सी के साथ जाएगा, भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा होता है? राइट आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा हम लोग पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में हम लोग गलित सोडियम का प्रयोग करते हैं शीतलक के रूप में। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इंजनों में हम लोग रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इंजन को ठंडा करने के लिए। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थित सापेक्ष आर्द्रता को डैश से मापा जाता है। दोस्तों वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थित सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेत्र लेंस होता है। तो दोस्तों नेत्र लेंस क्या होता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल व अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, नेत्र लेंस जो होता है ये अभिसारी लेंस होता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है।
दोस्तों दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये बनता है रेटिना के पीछे। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? दोस्तों अपने कक्ष में एक उपग्रह जो होता है ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो किसके कारण लगाता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो दोस्तों जो व्यक्ति लिफ्ट में बैठेगा उसको अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में या फिर उपरोक्त सभी में। राइट आंसर डी के साथ जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग सभी में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। लेंस की फोकस दूरी किस रंग में अधिकतम है दोस्तों? लाल रंग के लिए। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? तो दोस्तों वर्षा की जो बूंद होती है ये क्यों गोलाकार होती हैं? क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो दोस्तों द्रव बूंद ये संकुचित होकर न्यूनतम दूरी घेरता है, इस प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? समान तापमान बनाए रखना। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैनोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व की बात करें तो इसको हम लोग लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। ए आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भूकंप की तीव्रता की बात करें तो सिस्मोग्राफ के द्वारा इसको मापते हैं। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कार्बोरेटर का उपयोग होता है। दोस्तों कार्बोरेटर का क्या काम होता है? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना या फिर हवा को शुद्ध करना। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना इसका उपयोग होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डी आंसर राइट हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किया गया था रॉटसन के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम की बात करें तो दोस्तों एडवर्ड टेलर ने इसको विकसित किया। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेज़र का आविष्कार किया गया टी.एच. मेमन के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों डीजल इंजन की बात करें तो इसका आविष्कार रूडोल्फ के द्वारा किया गया। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग दोस्तों क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान या फिर आर्द्रता। राइट आंसर दोस्तों सी के साथ चला जाएगा। पायरोमीटर के द्वारा हम लोग उच्च तापमान को मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो दोस्तों जो दलदल में फंसा व्यक्ति होता है उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जब अधिक होता है तो दाब कम हो जाता है, इसी कारण दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो दोस्तों आपने देखा होगा जब बर्फ के दो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जब दबाया जाता है तो वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।